हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इन्फ्लेमेशन, हमने स्टार्ट किया था, सही है। हमने इसका डिफिनीशन बहुत कुछ उसमें हमने पढ़ा था, लेकिन चलो हम उसको थोड़ा सा वो समराइज करते हैं क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स वो नहीं थे, सही है। इन्फ्लेमेशन का डिफिनीशन हमने इस तरह किया था कि इन्फ्लेमेशन एक इम्यूनोमस्कुलर रिस्पॉन्स है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम भी पार्टिसिपेट करता है और ब्लड वेसल्स भी पार्टिसिपेट करता है। इस रिस्पॉन्स का मेन मकसद ये है कि अगर बॉडी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है, कोई एंटीजन आया हुआ है, वो हमारे बॉडी को नुकसान दे रहा है, उसी नुकसान से बचाने के लिए, उसी से प्रोटेक्शन देने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए जो हमारा इम्यूनोमस्कुलर रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो आसान अल्फाजों में इन्फ्लेमेशन हमारे इम्यून सिस्टम का वो रिस्पॉन्स है जो एंटीजेंस के खिलाफ होता है और इसका मकसद ये होता है कि हमारे बॉडी को कोई नुकसान ना हो जाए, हमारे बॉडी को कोई डैमेज ना हो जाए, ये हमने पढ़ा था। फिर इन्फ्लेमेशन के हमने काजेस के बारे में पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन के जो काजेस हैं बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है, फंजाई की वजह से हो सकता है, केमिकल्स की वजह से हो सकता है, हीट की वजह से हो सकता है, पॉइजन्स की वजह से हो सकता है, कोड की वजह से हो, ट्रामा की वजह से। ये कल हमने पढ़ा था कि ये इसके काजेस है, ठीक है। फिर हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट होता है और क्रोनिक। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है लेकिन एग्रेसिव होता है, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। फिर हमने इसके साइंस एंड सिम्टम्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि जहां पर इन्फ्लेमेशन होगा वहां पर पेन होगा, और पेन के लिए जो लैटिन वर्ड है डॉलर कहलाता है। जहां पर इन्फ्लेमेशन होगा वहां पर स्वेलिंग होगा, और स्वेलिंग के लिए जो लैटिन वर्ड है ट्यूमर कहलाता है। जहां पर इन्फ्लेमेशन होगा वहां पर रेडनेस भी होगा, और इसके लिए राबर। जहां पर इन्फ्लेमेशन होगा वहां पर हीट भी होगा, हीट, उसको हम कहते हैं कैलर। जहां पर इन्फ्लेमेशन होगा उस जगह का फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा, फंक्शियोलेसा भी होगा। ये कल हमने पढ़ा था। आज हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन को पढ़ते हैं और इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप कोशिश करें कि इसको सीख जाए, इसको नोट करें, सही है ना। थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन वो इन्फ्लेमेशन होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है लेकिन एग्रेसिव होता है, और इसमें जो है ना जो सिम्टम्स होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमें प्रोटेक्शन देता है, बचाव देता है, जो हमारे लिए लड़ते हैं जरासीमों के साथ, वो न्यूट्रोफिल होते हैं और मैक्रोफेजेस। ये दो सेल्स होते हैं जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा होते हैं। और अक्सर जब भी डॉक्टर एक पेशेंट के लिए सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करता है, सीबीसी टेस्ट, और सीबीसी टेस्ट में उसको मतलब पेशेंट के न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज़्यादा आ जाता है, न्यूट्रोफिल का लेवल ज़्यादा, तो डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि या तो पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या पेशेंट को कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ये दोनों सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं। फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में अलग से सेल्स होंगी, उसमें मैक्रोफेज भी आ जाता है, लिम्फोसाइट्स भी आ जाते हैं, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को हमने बाद में डिस्कस करना है। आज हम एक्यूट को सीखते हैं, ठीक है। अब देखें, अब मैंने आपको ये बताया था कि इन्फ्लेमेशन जो होता है, इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले मतलब ये कि WBCs के आने से लेकर सेल्स को ख़त्म करने तक, पैथोजन को ख़त्म करने तक, ये एक सीरीज से पास हो जाता है। इन्फ्लेमेशन के मैकेनिज्म के कुछ स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं? ये इन्फ्लेमेशन के स्टेजेस है। सबसे पहला होता है रोलिंग होता है, फिर एडहेशन होता है, इसके बाद क्या होता है? ट्रांसमिग्रेशन होता है। ट्रांसमिग्रेशन के बाद सबसे पहले होता है मार्जिनेशन। क्या होता है? मार्जिनेशन होता है। इसके बाद होता है रोलिंग, तीसरे नंबर पे होता है एडहेशन, थर्ड पे होता है ट्रांसमिग्रेशन, चौथे पे होता है कीमोटैक्सिस, और लास्ट में होता है फेगोसन। इस डायग्राम से हमने इस पांचों को कवर करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब देखिए, कल हमने पढ़ा था कि जब भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इन्फ्लेमेशन के होने के बाद, फौरन होने के बाद क्या होगा? वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होगा। वहां के जो ब्लड वेसल्स होंगे वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो थोड़े नैरो हो जाएंगे, थोड़े तंग हो जाएंगे। और ये क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ द न्यूरोजेनिक रिस्पॉन्स।
नर्वस रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जो आ जाता है ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। फिर उसके फौरन बाद क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल्स है जहां पर इन्फ्लेमेशन हुआ है ये थोड़ा डायलेट क्यों हो जाता है, क्योंकि ब्रेडकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामाइन ये सारे केमिकल रिलीज होते हैं और ये करता क्या है, डायलेशन करता है। तो अब देखें, अब ये हमारा एक ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे ये ब्लड सेल्स है। हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं WBCs, ऐसे थोड़े छोटे होते हैं RBCs, नजर आ रहे ना, और इससे और भी छोटे छोटे होते हैं प्लेटलेट्स। ये 3 किस्म के सेल्स हमारे ब्लड में होते हैं और ये हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं। अब देखें, ये जो है ना एक खास तरीके से एक सीरीज से ये सारे के सारे सेल्स हमारे रगों के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, मतलब लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है या ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो इन्फ्लेमेशन के फौरन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर डायलेशन हो जाएगा। तो जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगा, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा, तो डायलेशन होने की वजह से यहाँ पर ब्लड सेल्स वो जमा हो जाएंगे। ब्लड सेल्स की जो मूवमेंट थी वो स्टॉप हो जाएगी, ब्लड सेल्स एक जगह पे वो जमा हो जाएंगे क्योंकि ब्लड वेसल्स वो खुल गया है। तो ब्लड वेसल्स की डायलेट होने की वजह से जब यहाँ पर WBCs जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पर मतलब ये कि प्रोटीन भी जमा हो जाएंगे। इस सेल्स की जमा होने की वजह से यहाँ पर इसी सेल्स की जमा होने की वजह से और यहाँ पर प्रोटीन की होने की वजह से यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये वेसल डायलेट हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए, खासकर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, उसको हम कहते हैं एडिमा। तो कहने का मतलब ये एडिमा का डिफिनेशन क्या हुआ, एडिमा इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अगर हमारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर फ्लूइड बहुत ज्यादा जमा हो जाए, हद से ज्यादा पानी भर जाए, जमा हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। एम आई राइट? तो यहाँ पर एडिमा होगा। एडिमा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड आया हुआ है। बात की समझ आ रही क्या, नहीं समझ आ रही? तो अब देखें, सबसे पहले अगर हम डिफिनीशन करें मार्जिनेशन की, तो मार्जिनेशन क्या है, मार्जिनेशन इज WBCs will change their flow of direction and it will try to reach at the site of, यहाँ पर WBCs जा रहे थे लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ, तो ये देखिए यहाँ पर ये सारे WBCs वो जमा हो गए, ये मार्जिनेशन है। मतलब WBCs उस साइड में आ जाएंगे जहां पर क्या हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है। फिर कल हमने 2 चीजें और भी पढ़ी थी, इससे हट के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक्सोडेटिव एंड ट्रांसोडेटिव। एक्सोडेटिव इफ्यूजन हम किसको कहते हैं, अगर ग्रेट, एक्सोडेटिव इफ्यूजन का मतलब ये, अगर हमारी किसी बॉडी कैविटी में फ्लूइड बहुत ज्यादा जमा हो जाए और उस फ्लूइड का कलर भी गंदा हो, उसके अंदर WBCs भी ज्यादा हो, उसके अंदर प्रोटीन भी ज्यादा हो, उस गंदे फ्लूइड को हम कहेंगे एक्सोडेटिव। एम आई राइट? सिमिलरली अगर किसी दूसरे कैविटी, और ये जो एक्सोडेटिव होता है ये किसी बैक्टीरिया की वजह से होगा, किसी वायरस की वजह से होगा, किसी फंजाई की वजह से। आसान अल्फाजों में एक्सोडेटिव फ्लूइड जब जमा हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई ना कोई इन्फेक्शन है। क्या है, दूसरे साइड पे भी एक कैविटी में फ्लूइड जमा हुआ है, लेकिन वो जो फ्लूइड है उसको हम अपने आंखों से देख रहे हैं, बिल्कुल शफाफ, बिल्कुल क्लियर, पानी की तरह क्लियर साफ, कोई गंदगी नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, ये कौन सा होगा, ट्रांसोडेटिव। एक्सोडेटिव फ्लूइड जब आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद है, कोई बैक्टीरिया वायरस मौजूद है। लेकिन अगर ट्रांसोडेटिव होगा तो इसका मतलब होगा कि कोई ऑर्गन फेल है, लीवर हो सकता है, किडनी हो सकता है, या हार्ट हो सकता है। समझ आ गई मार्जिनेशन की? अब देखिए, मार्जिनेशन के फौरन बाद दूसरा स्टेज एक्टिवेट हो जाएगा, क्या, रोलिंग। अब रोलिंग में होगा क्या, अब यहाँ पर ये जो WBCs आ गए हैं, ये WBCs नीचे की तरफ आ जाएंगे और ये आखिर में अटैच हो जाएंगे ब्लड वेसल्स के साथ।
किसके साथ? रोलिंग वो प्रोसेस है जिसमें WBCs अटैच हो जाती है किसके साथ? ब्लड वेसल्स के साथ। अब देखिए ये जो WBCs अटैच हो जाती है ब्लड वेसल्स के साथ, इसके लिए कुछ रिसेप्टर्स होने चाहिए। क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें कुछ रिसेप्टर्स जो है ना ब्लड वेसल्स में होते हैं और कुछ रिसेप्टर्स वो WBCs के ऊपर होते हैं। ये जो 3 रिसेप्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन एंड एन सिलेक्टिन, ये वो रिसेप्टर्स है जो एंडोथेलियस के ऊपर है। किसके ऊपर है? ब्लड वेसल्स के ऊपर है। और एक रिसेप्टर सियालिन लेविस एक्स, ये एक दूसरा, ये एक रिसेप्टर है जो किसके ऊपर है? सॉरी, WBC के ऊपर, नॉट ब्लड वेसल। ये सियालिन लेविस एक्स रिसेप्टर WBC के ऊपर है और ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन, ए सिलेक्टिन किसके ऊपर है? ब्लड वेसल। तो ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन, एल सिलेक्टिन और सियालिन ये आपस में अटैच हो जाएंगे तो WBCs की अटैचमेंट किसके साथ हो जाएगी? ब्लड वेसल्स के साथ। बात को समझे? तो ये रिसेप्टर्स है रोलिंग में रोल प्ले करते हैं जो WBCs को अटैच कराता है किसके साथ? क्योंकि WBCs ने ब्लड वेसल से आगे क्या करना है? निकलना है ना, वहां पर आना है जहां पर इन्फ्लेमेशन हुआ है। रोलिंग की समझ आ गई? रोलिंग के बाद तीसरा स्टेज एक्टिवेट होगा, एडहेशन। अब एडहेशन और रोलिंग एक ही चीज है, लेकिन फर्क क्या है? रोलिंग में जो अटैचमेंट होती है ये वीक अटैचमेंट होती है WBCs की और एंडोथेलियस की, लेकिन जो एडहेशन होता है, ये जो कनेक्शन बना हुआ है, जो WBCs अटैच हुआ है, ये और भी मजबूत हो जाएगा, अटैचमेंट और भी स्ट्रांग हो जाएगा और भी सॉलिड हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? अब अटैचमेंट को और मजबूत करने के लिए भी अलग से रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? अलग से रिसेप्टर्स होते हैं। एक रिसेप्टर होता है हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर। किसके ऊपर होता है? ये रिसेप्टर जो आपको नजर आ रहा है, इस रिसेप्टर को हम कहते हैं IKM1। क्या कहते हैं? IKM स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिन इंट्रासेल्युलर एडहेशन मॉलिक्यूल 1। ये रिसेप्टर भी किसके ऊपर होता है? एंडोथेलियस के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? और इसी रिसेप्टर्स के साथ भी WBCs के कुछ रिसेप्टर्स अटैच होते हैं। वो कौन से रिसेप्टर्स है? वो 2 रिसेप्टर्स है। एक ये रिसेप्टर है LCA, लैम्फोसाइट्स, यहां पर मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, लैम्फोसाइटिक फैक्टर एडहेशन 1, और दूसरा मैक्रोफेज अटैचमेंट फैक्टर 1। मतलब ये कि ये जो 2 रिसेप्टर्स आपको नजर आ रहे हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, ये किसके ऊपर होंगे? ब्लड वेसल्स के ऊपर होंगे। और ये IKM रिसेप्टर ब्लड वेसल, तो ये IKM इसके साथ अटैच हो जाएगा तो न्यूट्रोफिल की अटैचमेंट और भी मजबूत हो जाएगी। बात को समझे? अब WBC की फुल अटैचमेंट हो गई है एंडोथेलियस के साथ। अब इस WBCs ने जो है ना इस ब्लड वेसल से निकलना है, उस जगह पे आना है जहां पर इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो यहां पर चौथा 4th स्टेज एक्टिवेट होगा और उसको हम कहेंगे क्या? ट्रांसमिग्रेशन। क्या कहेंगे? ट्रांसमिग्रेशन का मतलब ये कि WBCs जो ब्लड वेसल्स के अंदर थे, अब ये ब्लड वेसल से निकल जाएंगे और इस टिश्यू के अंदर आ जाएंगे जहां पर क्या हुआ है? इन्फ्लेमेशन हुआ है। आर यू गेटिंग मी? अब WBCs को एंडोथेलियस से निकालने के लिए भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और उस रिसेप्टर को हम कहते हैं PKM1। क्या कहते हैं? PKM1। इसका फुल फॉर्म है प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल्स एडहेशन मॉलिक्यूल 1। बात की समझ आ रही? ये प्लेटलेट्स एडहेशन मॉलिक्यूल 1 जो होता है, ये क्या करता है? ये WBC को एंडोथेलियस से निकाल देता है और उसको लेके आता है किस चीज के अंदर? इन्फेक्टेड टिश्यू के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये लीवर है, अब ये इन्फेक्टेड है, तो अब देखें यहाँ पर WBC थे, WBC यहाँ से निकल गए हैं, एंडोथेलियस से निकल गए हैं और अभी जो है ना ये एंटर हो गए हैं किसके अंदर? टिश्यू के अंदर एंटर हो गए हैं। ट्रांसमिग्रेशन हुआ है। बात को समझे? ग्रेट। अब 5th स्टेज एक्टिवेट होगा। 5th में क्या होगा? कीमोटैक्सिस होगा। क्या होगा? कीमोटैक्सिस का मतलब ये, अब देखिए WBCs यहाँ पर आ गए हैं लीवर के अंदर, लेकिन लीवर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, जो बैक्टीरिया आ गई है या जो केमिकल आया हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर है? यहाँ पर ये मसला है
यहाँ पर WBCs ने आना है। तो अब वो प्रोसेस जिसमें कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और उसी केमिकल के जरिए WBCs ओनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्फ्लेमेशन हुआ होगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। क्या कहते हैं? कीमोटैक्सिस। आर यू गेटिंग मी? तो अब देखिए वो कौन कौन से केमिकल्स है जो WBCs को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि आप आ जाए, लीवर के इस हिस्से में मसला है, ये वो केमिकल है। लिकोट्रिन B4, लिकोट्रिन C5A एंड बैक्टीरियल पेप्टाइड। ये वो प्रोटीन है, वो एंटीजेंस है जो क्या करता है? एग्जैक्टली WBCs को अट्रैक्ट करता है किसकी तरफ? इन्फेक्शन की तरफ। अब देखिए अब WBCs यहाँ पर आ गई है, WBCs को अपना टारगेट मिल गया है कि यहाँ पर बैक्टीरिया है। अब क्या होगा? लास्ट स्टेज एक्टिवेट होगा, और लास्ट स्टेज कौन सा होगा? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मीन ईटिंग सेल्स। अब देखिए ये WBC जो है ना, इसको हम थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, अब ये बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया के ऊपर WBC आ गई है, तो WBC जो है ना इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेगा, स्वालो कर लेगा, खा लेगा और उसको अपने अंदर ही अंदर खत्म कर लेगा। लेकिन अगर मैक्रोफेज कमजोर है, इन्फेक्शियस एजेंट ताकतवर है, मजबूत है, मैक्रोफेज इसको किल नहीं कर सकता, तो अब मैक्रोफेज करेगा क्या? मैक्रोफेज अपने साथी को बुलाएगा, अपने दोस्तों को बुलाएगा। और मैक्रोफेज किसको बुलाएगा? दोस्त कौन होंगे? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम पढ़ा है, जिसमें T लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे, B लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे, साइटोटॉक्सिक T सेल्स, हेल्पर T सेल्स आ जाएंगे, और फिर ये सारे मिलके बैक्टीरिया को खत्म कर लेंगे। और यहाँ पर जो है ना इन्फ्लेमेशन का कैस्केड पूरा हो जाता है। कोई क्वेश्चन है इसमें? कोई तो होगा, फिर मैंने क्वेश्चन पूछना है।